हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का एक स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो एक चीज बच्चों मैं बता देता हूं तुम लोगों को कि ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी होगा, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होगा। जिन सब क्वेश्चन को मैं सिर्फ बोल के या थोड़ा बता के निकल जाऊंगा। ओके, ज्यादा जिस क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे दैट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में यह अपना पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वेव फ्रंट। ओके, तो एक चीज बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन टाइप है। डेफिनेशन, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। तो आ जाते हैं, इसको स्किप करके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्या बोला गया है कि फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 7 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है वो लिख लेते हैं और जो डेटा फाइंड करना है वो भी लिख लेते हैं। यहां पे फाइंड क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg. Speed of electron is 7 इंटू 10⁶ इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एम वी, एच बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी। तो अगर यहां पर वैल्यूज बिठा देते हैं तो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H is 6.6 इंटू 10⁻34, जो वैल्यू ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में दिया ही जाता है। ओके, तो उसको लेकर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू स्पीड 7 इंटू 10⁶। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो मिलेगा दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चों, सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, state how a p-type semiconductor will be obtained from pure crystal of a semiconductor. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एकदम इजी टाइप क्वेश्चन है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे, सॉरी, एक प्योर क्रिस्टल सेमीकंडक्टर को, मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करें। तो ये तो हमें पता ही है, हमें ट्राईवैलेंट डोपिंग करना होगा। मतलब ट्राईवैलेंट डोपिंग मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब ट्राईवैलेंट एटम्स है। ओके, तो इन सब से अगर हम लोग डोप करें तो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था थर्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है, इन अ रेगुलर प्रिज्म in minimum deviation position, angle made by the refracted ray inside the prism with the normal drawn to the refracting surface is what? Okay, तो सबसे पहले यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। अपना
जो इंसिडेंट रे है, ये अगर अपना इंसिडेंट रे है तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा और यहां से इमर्जेंट रे निकल जाएगा। ओके, तो यहां पर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। यह है एंगल ऑफ इमर्जेंस, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको मैं R1 पकड़ लेता हूं और इस एंगल को R2 पकड़ लेते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब होता है उस टाइम पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेस के साथ एकदम पैरेलल होता है, इजंट इट? तो अब देखो, फॉर मिनिमम डेविएशन, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, और R1 इज इक्वल टू R2 होता है। मतलब इसको मैं R पकड़ लेता हूं। अब देखो, R इज इक्वल टू A/2, जहां पर A है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां पर जो रेगुलर प्रिज्म बोला गया है, यहां पर रेगुलर प्रिज्म मतलब क्या है? जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ओके, मतलब ये होगा एक रेगुलर प्रिज्म। ओके, तो अगर A 60 डिग्री है तो 60/2 मतलब 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर? देखो, यहां पे R 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर क्या कहा गया है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, what is the effect on fringe pattern if the slits are brought closer to each other? अगर स्लिट्स को एक दूसरे के साथ क्लोजर लाया गया है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं, तो तुम लोगों को समझने में आसानी होगा, थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा। अगर मैं यहां पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जैसे हम लोग करते थे, वो अगर हम लोग एक बार ड्रॉ कर दे, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे यह है S1, यह है S2, और यहां पर एक स्क्रीन लिया गया है। ओके, तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सेंट्रल फ्रिंज। S1 और S2 के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग D लिखते हैं, और इन दोनों सोर्स से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल D से लिखते हैं, इजंट इट? अब देखो, यहां पर क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज पैटर्न इफ द स्लिट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर? स्लिट को क्लोजर लाया गया, मतलब ये डी चेंज हुआ है, डी डिक्रीज हुआ है, इजंट इट? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें जो करना है, फॉर्मूला क्या होगा जहां पे डी रहेगा, कैपिटल डी रहेगा, और फ्रिंज पैटर्न के बारे में कुछ दिया रहेगा। देखो, ये फॉर्मूला होगा जो बीटा, मतलब फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इजंट इट? तो यहां पर अगर डी के साथ बीटा का जो रिलेशन है वो अगर निकालना चाहे, देखो यहां पर बोला ही गया है मतलब यहां पे जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन है इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये डी रहेगा कांस्टेंट। जो लाइट है उसका वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, या डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, इजंट इट? तो अगर यहां पे डी अगर डिक्रीज हुआ, अगर ये दोनों सोर्स पास लाया गया, तो डी क्या हो जाएगा? डी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर डी डिक्रीज हुआ तो बीटा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बीटा इंक्रीज हुआ मतलब फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे क्या कहा गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज in the spectrum of hydrogen is obtained when an electron of hydrogen atom goes from which orbit to which orbit, ये हमें पूछा गया है। देखो ये भी ऑलमोस्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर तुम्हें जो सीरीज है, ओके, मतलब लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये है अपना डायग्राम, ओके। यहां पर देखो लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सारा दे दिया गया है। तो लाइमैन सीरीज क्या होता है? लाइमैन सीरीज में ऑर्बिट नंबर 1 पर किसी भी दूसरे ऑर्बिट से, मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, तो उसके लिए जो फोटोन रिलीज होता है, तो ड्यू टू दैट फोटोन जो वेवलेंथ होगा यहां पर, वैसा बहुत सारा वेवलेंथ को लेकर एक सीरीज बनाया गया है, ओके बच्चों। तो ये होता है अपना लाइमैन सीरीज। और वैसा ही अगर हुआ, मतलब अगर हायर ऑर्बिट से अगर ऑर्बिट नंबर 2 पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो उसके लिए जो सीरीज मिलेगा हमें, दैट विल बी बामर सीरीज, ओके। अब अपने क्वेश्चन में बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कहा गया है, इजंट इट? तो बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या है? ये है बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन, जो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 तक आया है, ओके। तो यहां पर बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन जो होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 2 तक, ओके। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि बामर सीरीज में हमेशा सेकेंड ऑर्बिट में ही आना पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। तो पहला लाइन मतलब थर्ड से, दूसरा लाइन मतलब फोर्थ से सेकेंड, तीसरा लाइन मतलब फिफ्थ से सेकेंड, ओके। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो इसके बारे में मैं उतना कुछ नहीं कहूंगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा जा रहा है कि इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस? तो हमें क्या निकालना है? फेज डिफरेंस between the two overlapping waves to obtain fifth band or fringe on the screen, okay, fifth dark band, okay। ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ, हमको फिफ्थ डार्क बैंड निकालना है, ओके। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों, डार्क बैंड के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, इसके लिए जो इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ओके। यहां पर कौन सा डार्क बैंड है? फिफ्थ डार्क बैंड, इजंट इट? मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर n इज इक्वल टू है 5, करेक्ट। तो अगर n इज इक्वल टू 5 है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? P इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, करेक्ट। तो 10 माइनस 1 मतलब 9, तो 9 बाई 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 9 बाई 2 इंटू लैम्डा, ओके। तो ये हो गया अपना पाथ डिफरेंस। तो इस पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा? ये है अपना फेज डिफरेंस, हमें फेज डिफरेंस से निकालना है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जो रिलेशन है, दैट इज डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू
डेल पी, इजंट इट? डेल पी इज द पाथ डिफरेंस, जो यहाँ पर पी है, पी के हिसाब से हम लोगों ने लिया है। यहाँ पर डेल पी भी लिख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डेल पी भी लिख सकते हैं। तो डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल पी। तो डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, डेल पी का वैल्यू क्या होगा? 9/2 इंटू लैम्डा। यहां पर अगर लैम्डा और लैम्डा को कैंसिल आउट कर देते, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर देते, तो डेल फाई विल बी इक्वल टू 9 पाई। तो ये होगा अपना फेज डिफरेंस। सो ये अपना आंसर होगा। ओके बच्चों, तो अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.1। A thin converging lens of focal length 5 centimeter, तो 5 centimeter is the focal length, is used as a simple microscope। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो कंसेप्ट होता है ये हम सबको पता है कि एक कन्वेक्स लेंस होता है। ओके ना? तो कन्वेक्स लेंस के अगर विद इन फोकल लेंथ अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो एक एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज होता है, isn't it? तो अब यहां पर देखो, कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म्ड लाइज एट इंफिनिटी एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ये दोनों चीज हम लोगों को निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो डेटा दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट? और हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। ओके, या मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले ए में हमें निकालना कब है, मतलब कैसे निकालना है? जब इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हुआ है। तो जब इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होता है तो उस टाइम पे जो मैग्निफिकेशन होगा, ओके, इसको भी मैं कैपिटल ए में लिख देता हूं। जो मैग्निफिकेशन होगा उसका फॉर्मूला होगा डी बाई एफ। ओके, तो डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो दैट विल बी 25 और एफ है 5, तो इट विल बी 5। ये हो गया अपना ए। और बी एम डी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो एम डी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ओके, तो 1 प्लस डी मतलब 25 और एफ मतलब 5, तो 5 5 से 25, तो 1 प्लस 5 मतलब 6। ओके, तो ये हो गया अपना दो आंसर। ओके, तो m इंफिनिटी मतलब जब इंफिनिटी में इमेज फॉर्म होगा तब मैग्निफिकेशन होगा 5, और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज फॉर्म होगा तब आंसर होगा 6। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब 3.1 का क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब है जो और वाला क्वेश्चन है, ये 3 का ही जो और वाला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो क्या कहा गया कि अ थिन कन्वर्जिंग लेंस of focal length 12 centimeter is kept in contact with a thin diverging lens of focal length 18 centimeter। तो एक है कन्वर्जिंग लेंस, एक है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, राइट? कैलकुलेट द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। ये देख के ही समझ में आ रहा है, मतलब क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है ये, जहां पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो देखो बच्चों, यहां पर जो कन्वर्जिंग लेंस है उसको F1 लिख लेते हैं। वो कन्वर्जिंग लेंस मतलब 12 सेंटीमीटर। और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसको अगर F2 लिखे तो F2 इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, तो F इक्विवेलेंट हम लोगों को निकालना है, F इक्विवेलेंट। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/f1 मतलब 1/12 माइनस 1/18। अब इसको एलसीएम कर लेते हैं, ये हो गया 36। तो यहां पर 3 माइनस 2, तो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 36, इतना सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन एंड स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एकदम इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन टाइप। तो इसको भी मैं अलग से बताने की कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको स्किप कर जाएंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसा। ओके, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसको, अब जर्मेनियम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग डोपिंग करें ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट आइटम से, तो तब जाके जो आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो ऑब्वियसली पता ही है हमको, तो इसीलिए उतना ज्यादा डीप में मैं नहीं गया इसको लेकर। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यूमेरिकल है। क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by a metal of work function 1.5 electron volt when it is illuminated with light of wavelength 198 नैनोमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेटा लिख लेंगे। निकालना क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब के मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, वर्क फंक्शन दे दिया गया है W नॉट इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोगों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जूल में। तो 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 और यूनिट हो गया जूल। तो ये हो गया अपना वर्क फंक्शन। जो वेवलेंथ है लाइट का, लैम्डा इज इक्वल टू 198 नैनोमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो 198 इंटू 10 to the power -9 इतना मीटर, राइट। अब देखो यहां पे अगर के मैक्स हम लोगों को निकालना है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो एच न्यू को, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। तो यहां पर एच का वैल्यू होगा 6.6 इंटू 10 to the power -34 इंटू सी मतलब 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा मतलब 198 इंटू 10 to the power -9 माइनस डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो ये हो गया के मैक्स। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा दैट इज 7.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो दिस विल बी द आंसर। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेक्शन सी में तो बच्चों आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो और वाला क्वेश्चन है। ये और वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
which a gamma ray photon should have for a for the production of an electron and positron pair. Okay, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। तो देखो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर बनता है एक गामा रे फोटोन से, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है? जो एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू -1 0 एंड +1 0, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ओके, अब देखो एच न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो यहां पर क्यों इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वही पॉजिट्रॉन का मास होगा, तो इसीलिए 2 एम नॉट सी स्क्वायर हो गया है। तो एच न्यू इज इक्वल टू 2 एम नॉट की जगह पर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इतना जूल। ओके, तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो इस टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो वही कर देते हैं 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो एच न्यू जो एनर्जी होगा ये निकल जाएगा 1.02 इंटू 10⁻6 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो 10⁻6 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.02 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक गामा रे फोटोन का। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आ गए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है देखते हैं। In a single slit diffraction experiment, how does the angular width of central maxima changes when these three things happen? Okay, तो यहां पर 3 ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या चेंज होने के लिए बोला गया है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज होने के बारे में बोला गया है। तो देखो बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए तुम्हें एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जानना पड़ेगा। मतलब इसका सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर उसका फॉर्मूला मैं लिख दूं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। अब यहां पर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड ए इज द स्लिट विड्थ। ओके, अब देखो, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, मतलब यहां पे डी चेंज होगा, क्योंकि स्क्रीन से स्लिट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, इजंट इट। अब देखो यहां पे ये जो फॉर्मूला है, यहां पर क्या डी है? तो अगर डी नहीं है तो डी के चेंज होने पे एंगुलर विड्थ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देयर विल बी नो चेंज अगर डी चेंज हुआ। मतलब अगर स्क्रीन को हम स्लिट से दूर या पास लेके जाए तो एंगुलर विड्थ का कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि नो चेंज, नो चेंज। ओके बच्चों, अब इसको ऑब्वियसली थोड़ा एक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। तो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा जा रहा है कि विड्थ ऑफ स्लिट इज इंक्रीज्ड। ओके, तो स्लिट विड्थ इंक्रीज किया गया, मतलब क्या इंक्रीज किया गया है? ए को इंक्रीज किया गया है। ओके बच्चों, ए को इंक्रीज किया गया है। अब देखो
यहां पे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ए को इंक्रीज किया गया है तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज होगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो अगर स्लिट विड्थ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा घट जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीएम, सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज। और किस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ये निकाला? इस फॉर्मूला से। ओके, आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या पूछा जा रहा है कि लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ इज यूज्ड, मतलब वेवलेंथ को हम लोगों ने इंक्रीज किया है। ओके, तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज किया है तो देख लेते हैं कि वेवलेंथ के साथ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे चेंज होता है। देखो, जो वेवलेंथ है उसके साथ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इजंट इट? अगर 2 और ए कांस्टेंट रहे तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ लैम्डा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर वेवलेंथ बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्योंकि यहां पर वेवलेंथ लार्जर यूज किया जा रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इसीलिए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, समझ में आया? तो अभी आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो और वाला क्वेश्चन है, विच इज यूजिंग हाइगेन्स वेव थियरी ऑफ लाइट प्रूव्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रॉपर एक डेरिवेशन है, तो ऑब्वियसली ये दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली एक चीज मैं कह देता हूं कि आइदर टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में ये दो डायग्राम ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके रखना। एक इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक डायग्राम तो आता ही है। ओके, एंड ऑल्सो राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखना है। ओके, प्रूफ नहीं करना है, मतलब डिराइव नहीं करना है। ओके बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो हमें पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v निकालना है एंड हाइट ऑफ द इमेज मतलब एच आई निकालना है। ओके बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग जो हमेशा करते आए हैं कि डेटा लिख लेते हैं। तो यहां पे देखो, ये अगर अपना लेंस है, ये अगर अपना इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस लेंस का ये सरफेस 1, ये है सरफेस 2। तो इस सरफेस 1 का जो सेंटर है वो राइट साइड में है, सरफेस 2 का जो सेंटर है वो लेफ्ट में है। तो ये डिस्टेंस को, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस अगर r1 पकड़े, इसको अगर r2 पकड़े, तो हालांकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है लेकिन दोनों का साइन अलग होगा। क्यों? क्योंकि C1 मतलब जो R1 है वो राइट साइड में है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और R2 लेफ्ट साइड में है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इजंट इट? तो इसका अगर वैल्यू लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू
माइनस 30 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। निकालना क्या है? फोकल लेंथ। और क्या दिया गया है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। हमें निकालना है और भी कुछ चीज। एक है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज, एच आई। ओके, तो ये सब चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे और फोकल लेंथ निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो बस इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/f म्यू माइनस 1, यहाँ पे 1/r1 की जगह पर हम लोग 1/30 बिठा देते हैं। यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 1/30। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू मतलब 1.5 माइनस 1, तो 1/30 प्लस 1/30 मतलब 2/30। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 और यहाँ पे 2 और 30 को अगर काट देते हैं ऊपर नीचे तो 15 हो जाएगा। तो इंटू 1/15, 1/15, तो ये हो जाएगा 0.5/15। या इसको ऐसे भी लिख सकते कि 5/150, तो ये 30 हो गया। तो f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। ओके, तो फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आंसर निकालने के लिए, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो यहां पे सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला। ओके, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u मतलब माइनस 1/60 एंड फोकल लेंथ है 30, तो प्लस 1/30। तो इन दोनों को अगर एलसीएम कर देते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 60, तो यहां पर हो गया -1 प्लस 2, तो इमेज पोजीशन ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो गया, निकल गया और एक आंसर। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट आंसर निकालने के लिए। इमेज हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो इमेज हाइट निकालना है। तो देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू v बाई यू। तो एच आई इज इक्वल टू v बाई यू इंटू एच ओ। अब जस्ट डेट वैल्यूज बिठा देंगे। तो v मतलब 60, u मतलब -60 इंटू 5, तो ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज मतलब -5 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला, इसको और भी आसानी से निकाल सकते थे। जैसे कि जब हम लोगों का फोकल लेंथ निकल गया, एक बार जब अपना फोकल लेंथ निकल गया 30 सेंटीमीटर और ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन है 2f, ट्वाइस ऑफ फोकस में ऑब्जेक्ट को बिठाया गया है। अब देखो अगर ट्वाइस ऑफ फोकस में अगर ऑब्जेक्ट को बिठाया जाता है तो इमेज कहां पे फॉर्म होता है? इन केस ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो भी ट्वाइस ऑफ फोकस में ही फॉर्म होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस मतलब वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगा, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगा। तो इसीलिए v हो जाएगा 60। ये तो हम ऐसे भी सिर्फ एक स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, अलग से इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कि ऐसे अगर लिखे सिंस object is kept at twice of focus, that's why image will also form at twice of focus but in the opposite side of the object, so that's why image position will be 60 सेंटीमीटर। हो गया। और एक बात कि जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ फोकस में होता है तो उसका जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसका जो मैग्निफिकेशन होता है, तो कोई भी मैग्निफिकेशन नहीं होता, मतलब
इक्वल इक्वल साइज रहता है उसका, इजंट इट? लेकिन एक कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगा, तो मतलब इन्वर्टेड इमेज होगा। तो इसीलिए देखो, ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए इमेज हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन -5 क्यों? ये समझाने की, मतलब ये दिखा रहा है कि ये एक इन्वर्टेड इमेज है। ओके बच्चों, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, तो दोनों ही प्रोसेस मैंने दिखा दिया तुम लोगों को। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थियरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो, ये भी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, तो इसलिए मैं इसको अलग से दिखा नहीं रहा हूँ। ये डेरिवेशन ऑलरेडी मतलब किसी भी जनरल बुक में तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हम लोगों को एक पैसेज रीड करना पड़ेगा और उस पैसेज से हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो बच्चों ये था अपना जो क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद मैं जो आगे का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ज्यादातर क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ड्रॉ द सर्किट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर और ड्रॉ लेवल ग्राफ शोइंग इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा कुछ समझाने या सॉल्व करने वाला कुछ चीज नहीं, इसलिए मैंने इन सब क्वेश्चन को नहीं दिखाया। तो आई होप जो भी मैंने तुम लोगों को समझाया ये तुम लोगों को अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली एक लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लगा, और ये छोड़ के और क्या क्या चाहिए तुम लोगों को बिफोर एग्जाम। ओके, कैसा किस टॉपिक के ऊपर तुम लोगों को वीडियो चाहिए, कैसा क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो ये अगर तुम लोगों को बताओगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो इससे ही अपना वीडियो खत्म करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।